सीईसी गुरुकुल के आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास के जिस कालखंड की चर्चा और जिस विषय के ऊपर चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल। और मुख्यतः इस चर्चा के दोनों भागों में हम लोग मौर्योत्तर काल के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले की वार्ता में हमने आपसे जिस विषय पर बात की थी वो मौर्योत्तर काल का ही था, लेकिन राजनैतिक जो अवस्था थी उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और एक अच्छी समझ के लिए, जो इतिहास परख समझ के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले के भी चर्चाओं को ध्यान में रखें, क्योंकि उसका एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि मौर्य कालखंड के विपरीत जो राजनीतिक अवस्था हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल के आने तक, यानी तीसरी शताब्दी के शुरुआत तक जो हमें राजनीतिक अवस्था देखने को मिलता है वो छोटी राजनीतियों का है, वो छोटे पॉलिटीज का है। तो अब कोई पैन इंडियन साम्राज्य की तरह, मौर्य साम्राज्य की तरह कोई राजनीतिक व्यवस्था अब नहीं है। अब छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, जैसे शुंग हैं, कानवज हैं, उत्तर पश्चिम में मैंने आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में बताया था, शाक के बारे में बताया था। वैसे ही जो राजस्थान इलाका है, पंजाब इलाका है, वहाँ कुछ जनजातियाँ जैसे योधे, अर्जुनियज वगैरह हैं। पश्चिम में रुद्रदमन की चर्चा हम लोगों ने की थी। सातवाहनों की चर्चा महाराष्ट्र इलाके और आंध्र इलाके के संदर्भ में की गई थी। तो इस तरह की छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां हमें देखने को मिलती हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका संदर्भ समाज और अर्थव्यवस्था से है। पिछली चर्चा में मैंने आपको बताया था कि अगर आप मौर्य काल का अध्ययन करें और उसके पश्चात मौर्योत्तर काल का अध्ययन करें तो यह महत्वपूर्ण होता है कि मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है और वो मौर्य काल से बिल्कुल विपरीत देखने को मिलती है तो आपको ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या इतना आमूलचूल परिवर्तन इस कालखंड में संभव था। और इन चीजों पर जब आप ध्यान रखेंगे तो जो एक पृष्ठभूमि होती है किसी कालखंड की, उसकी अवस्था जान पाना, उसकी अवस्था के आलोक में नई अवस्था को समझना ज्यादा इतिहास परख होता है। तो यहां हम देखते हैं कि समाज में जिस दिशा में परिवर्तन हो रहे थे, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ चेंज, वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात उत्तर भारत में जो आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ट्रेजेक्ट्रीज अनलीश हुई वो अनएबेटेड, वो बिना रुके आगे चलती जा रही है। एक बड़ा साम्राज्य विघटित हो चुका है, परंतु समाज में, अर्थव्यवस्था में बहुत कोई आमूलचूल परिवर्तन, कोई यू टर्न नहीं हो रहा है, बल्कि वही दिशा और भी सघन होती जा रही। उसी दिशा में परिवर्तन जो हो रहे हैं वो और भी सघन होते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के आलोक में हम पाते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दें तो जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, अब जो पुरातात्विक उत्खनन है मौर्योत्तर काल के उत्तर भारत के, उसमें आपको पहले की अपेक्षा, यानी मौर्य काल की अपेक्षा में भौतिक संपन्नता बेहतर दिखती है। तो मटेरियल कल्चर जो है पुरातात्विक उत्खनन का, वो भौतिक अवस्था जो है वो, या भौतिक संस्कृति, वो ज्यादा संपन्न दिखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए इस काल खंड में, मौर्योत्तर काल में आपको बर्तन मिलते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते हैं, तो
उसकी बनावट, उसका फैब्रिक बेहतर है, या जिस सामग्री के मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उस सामग्री की जो भौतिक अवस्था है, उसकी क्वालिटी है, वो मौर्य काल से बेहतर है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि अर्बनाइजेशन एज अ चेंज और द ट्रेजेक्टरी ऑफ चेंज टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन ऑल्सो कंटिन्यूज अनएबेटेड। और जितने भी बस्तियां हैं या शहर हैं, तो अगर मौर्योत्तर काल के राजनीतिक मैप को आप देखें, मानचित्र को देखें, तो आपको ज्यादा डॉट्स उसमें नजर आएंगे। यानी कि अब जो लोगों की बसावट है वो ज्यादा जगहों पर है, ज्यादा जगहों पर बस्तियां बस गई हैं और शहरों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। तो मौर्य काल की अपेक्षा अब मौर्योत्तर काल में शहर ज्यादा हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। मकान बनावट में जो सामग्री प्रयोग किया जाता है, जैसे ईंट, लोहा, कील, टाइल वगैरह, उसका भी अगर आप परीक्षण करें तो मौर्य काल से बेहतर क्वालिटी आपको मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। जैसे अगर आप याद करें कि जो पाटलिपुत्र में मौर्यों का जो कैपिटल सिटी था, वहां जो पैलेस है कुम्भरार में, आपको उसके अवशेष भी मिलते हैं। तो ज्यादातर जो महल वगैरह थे वो संभवतः टिम्बर के बने हुए, लकड़ियों के बने हुए होते थे। अब सामान्य घरों में भी ईंट का प्रयोग हो रहा है, लोहे का प्रयोग हो रहा है, जो कील होते हैं उसका प्रयोग हो रहा है, टाइल्स का प्रयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल मकान बनाने में प्रयोग मौर्योत्तर काल में हो रहा है और ये एक गुणात्मक परिवर्तन है बेहतरी की तरफ मौर्य काल के सापेक्ष। ईंट चूना का प्रयोग हो रहा है, यानी जिसे हम लाइम कहते हैं, लाइम का प्रयोग होना शुरू हो गया। और पहले के मकान ज्यादातर वेटल दोआब जिसे कहते हैं, मिट्टी के मकान बने हुए होते थे और उसे ऊपर छाड़ दिया जाता था कुछ घास फूस और इस प्रकार की बांस वगैरह को बांधकर। तो अब उस तरह के मकान निश्चित रूप से हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, पर इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर ईंट चूना वगैरह यूज हो रहा है, लाइम का प्रयोग हो रहा है, जो कि किसी भी बिल्डिंग को ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बेहतर होती है। तो जो भौतिक अवस्था है, भौतिक संपन्नता है, वो आपको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में या पुरातात्विक उत्खनन में सीधे तौर पर देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में। इसके अलावा अगर इन सारे तथ्यों के आलोक में आपको यह लग रहा है कि संभवतः मौर्योत्तर काल में पैसा ज्यादा है, संपन्नता ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, तो शायद सही है, शायद आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि अगर सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, अभी तो हम लोग केवल अर्थव्यवस्था के कोऑर्डिनेट्स को देख रहे थे, लेकिन अगर सामाजिक वर्गों को भी देखें, सोशल कम्युनिटीज को भी देखें, सोशल ग्रुप्स को भी देखें, तो आप पाते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस जो कि मौर्य काल तक केवल अभिजात वर्ग ही देता था, यानी जो रूलिंग क्लास आप कह सकते हैं जो है, वही उस प्रकार का काम करते थे, जैसे भूमि अनुदान का काम, दान देने का काम। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो टेक्स्ट्स हैं, उसमें मौर्य काल तक ऐसा प्रतीत होता था कि अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और ओहदे वाले व्यक्ति हैं और शासन व्यवस्था से जुड़े हैं, तभी आप दान अनुदान वगैरह करते हैं। लेकिन मौर्योत्तर काल में आपको कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, खासकर कर बौद्ध संदर्भ में, जहां साधारण अनुयायी भी
दान और अनुदान कर रहा है, यानी ले वर्कर्स, ले फॉलोअर्स, वो भी या एक कोई पेटी ट्रेडर है, या कोई आर्टिजान है, कोई पेशेवर व्यक्ति है, वह भी बौद्ध संस्थाओं के लिए दान अनुदान वगैरह दे रहा है, और उसके इंस्क्रिप्शंस में उसकी व्याख्या है। तो जिसे अंग्रेजी में वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, वहां इस प्रकार के व्यापारियों का, कारीगरों का, पेशेवर वर्गों का, इस तरह के लोगों के द्वारा दिए गए अनुदान का उल्लेख हमें मिलता है। तो यह अपने आप में सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्ध करता है कि अब जो संपन्नता है उसका आप कह सकते हैं कि थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। वो ऊपर से अब नीचे के जो समुदाय हैं, वर्ग हैं, सामान्य वर्ग हैं, उन तक भी यह संपन्नता अब पहुंच रही है, जिसके अभाव में वो अनुदान नहीं दे पाते। यह बात सही है कि ये अनुदान बहुत पॉम्पस या बहुत हाई वैल्यूड अनुदान नहीं है, और इसका कारण यह भी है कि बौद्ध धर्म में ही जो सेक्टेरियन डिवीजन हमें देखने को मिलता है मौर्योत्तर काल में, और उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, इस वार्ता में नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसे अलग उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां इतना कहना महत्वपूर्ण होगा कि कुछ प्रैक्टिसेस की एक रिलीजियस सैंक्शन भी यहां हमें देखने को मिलती है। जैसे बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हीनयान और महायान जैसे दो सेक्ट्स में यह अब डिवाइड हो चुका है, और महायान की जो परंपरा है, परिपाटी है, पूजा पद्धति है, उसमें छोटे छोटे गिफ्ट्स सामान्य लोग दे सकते हैं, और ऐसा माना गया कि उससे भी आप मेरिट कमा सकते हैं, रिलीजियस मेरिट कमा सकते हैं। तो कई बार इस प्रकार के जो विचार होते हैं धर्म के संदर्भ में, वो भी लोगों को उत्प्रेरित करते हैं और एक नए प्रैक्टिस को, एक नए सोशल प्रैक्टिस को जन्म देते हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा होगा, परंतु यह बात बिल्कुल निर्विवाद सत्य के तौर पर हमें पुरातात्विक उत्खनन में देखने को मिलता है कि यहां भौतिक संपन्नता मौर्य काल से बेहतर होती दिखती है। इसके साथ साथ निश्चित रूप से इस संपन्नता के पीछे उत्पादन, कृषि उत्पादन का हाथ रहा होगा। इस संपन्नता के पीछे व्यापार से जो संसाधन आ रहे हैं और जो अधिशेष संग्रह हो रहा है और उसका जिस प्रकार से पुनर्वितरण हो रहा है, उसका भी हाथ रहा होगा। तो अगर आप इन चीजों से परे केवल साक्ष्यों को देखें, समकालीन साक्ष्यों को देखें, तो हमें व्यापार का घनत्व भी बढ़ता दिखता है, और व्यापार का जो नेटवर्क होता है, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड नेटवर्क, वो भी हमें इस समय होता दिख रहा है। व्यापार अब सिंपल नहीं रह गया था, ज्यादा जटिल हो गया था, और व्यापार जिन सामग्रियों में हो रहा था, यानी जो चीजों का आगमन और चीजों का लेन देन जो हो रहा था, उसकी संख्या भी बढ़ गई थी। सो देयर इज अ वेराइटी इन दी ट्रांजैक्शनल गुड्स। तो टोटल जो सामग्री जिसका आदान प्रदान हो रहा है इस समय, उसकी संख्या में भी वृद्धि, व्यापार ज्यादा जटिल हो रहा है, ट्रेड नेटवर्क जो व्यापार का जाल है वह भी ज्यादा विस्तृत होता दिखता है, और व्यापार का घनत्व यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वो भी बढ़ता दिख रहा है। ये सभी हमें कहां से ये जानकारी मिलती है? तो अगर आप समकालीन जातक कथाओं को पढ़ें, जो कि उसका एक बौद्ध संदर्भ भी है, और उसका पर्पस कुछ और हो, परंतु इंसिडेंटल तौर पर जो वर्णन किया गया है उसमें या उसको समझकर हम इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि व्यापार अब ज्यादा जटिल हो रहा है, तो यहां जटिलता का क्या मतलब है?
व्हाट इज सिंपल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्स, आप किसी भी पृष्ठभूमि में कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप देखें या जटिलता को देखें तो उसका सीधा संदर्भ इनडायरेक्टनेस से है, यानी चीजें जो डायरेक्टली जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके सामने घटित हो रहा है तो वो सिंपल है। परंतु आप मान लीजिए कहीं से कुछ मंगाना है, आपको सामान मंगाना है, आपने उस सामान को देखा नहीं, जिस व्यक्ति से मंगा रहे हैं वो व्यक्ति का उस सामान से कुछ लेना देना नहीं है, वो मिडिलमैन है, और उसे आपने कुछ पैसे दिए, वो किसी और को दिया, वहां से कोई और सप्लाई आया और फिर फाइनली आपके पास आ रहा है। तो ये होता है जटिलता। तो व्यापार का ज्यादा जटिल होना यह शो कर रहा है कि अब इस ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स में कई लोग इन्वॉल्व हैं और उन सबों को कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है। अब इस प्रकार का बदलाव निश्चित रूप से सिक्कों के अभाव में नहीं हो सकता था। अगर आप ध्यान करें तो मौर्य काल तक मैंने आपको बताया था कि राज्य या राजा सिक्कों को निर्गत नहीं कर रहा था। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में पंचमार्क कॉइन्स, जिसे हम आहत सिक्के बोलते हैं, वो संभवतः विभिन्न व्यापारी या कारीगरी श्रेणियों के द्वारा निर्गत हो रहा था, और वही परंपरा चलती आ रही थी मौर्य काल में भी, जबकि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था ज्यादा केंद्रीकृत थी मौर्योत्तर काल से। परंतु जो कॉइनेज सिस्टम है या सिक्कों का जो निर्गत करने की बात है, वो अभी भी राजा का एकाधिकार नहीं बना था। यह इसी काल में हो रहा है, यह मौर्योत्तर काल में हो रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका जिक्र भी किया था कि इंडो ग्रीक या कुषाण कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की बातें होती दिखती हैं, और यही परिवर्तन हमारी ऐतिहासिक संस्कृति का और परिपाटी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके पश्चात राजा ही सिक्कों को निर्गत करता था, और सिक्कों को निर्गत करने का एकाधिकार एक तरह से आप कह सकते हैं सॉवरेन मार्कर था किसी भी राजा के लिए। किसी क्षेत्र में किस राजा के सिक्के ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, यह दर्शाता है राजनीतिक रूप से कि राजनीतिक प्रभुत्व किस राजा का है, किस डायनेस्टी का है। और जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे शाक और सातवाहन राजाओं में जो लड़ाई हो रही थी, तो हमें रेफरेंस मिलता है इस बात का, इसके प्रमाण मिलते हैं कि शाकों के द्वारा जो सिक्के निर्गत किए गए थे, उस पर जो सिंबल्स बने हुए थे, उस पर सातवाहन शासकों ने फिर अपना सिंबल उस पर मुहर लगाया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो संप्रभुता है या पॉलिटिकल डोमिनेंस है, उसका मार्कर बन चुका है सिक्के। तो अब जो सिक्कों का जो प्रचलन है, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा सिक्के निर्गत हो रहे हैं। सिक्कों की क्वालिटी के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। वैसे ही अगर आप व्यापार के संदर्भ में देखें तो हाथी के दांत के व्यापारी यानी आइवरी ट्रेडर्स, रंगरेज, फूल या आप कह सकते हैं गंधी, जिसे इत्र वगैरह जो बनाते हैं, सेंट वगैरह बनाने वाले, फूल बेचने वाले, फूल की दुकान, और व्यापारियों के लंबे लंबे कारवां, इन सभी चीजों का कई बार वर्णन हमें समकालीन स्रोतों में मिलता है। और ये एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है कि जहां व्यापार के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से काफी मुनाफा कमाया जा रहा है, और जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं, जो कारीगरी से जुड़े हुए हैं, जो मशीनरी से जुड़े हुए हैं, संभवतः उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। और इसी के फलस्वरूप वो इस अवस्था में, आर्थिक अवस्था में है कि वो धार्मिक संस्थाओं को अनुदान भी दे रहे हैं, उन्हें दान भी दे रहे हैं। तो समकालीन स्रोतों में हमें वणिक
का वर्णन मिलता है। वणिक एक सामान्य व्यापारी होता है, उसके लिए जो शब्द है वो वणिक है। और नोमेनक्लेचर भी आप देखेंगे कि जितनी वैरायटी आपको इस समय मिलती है, अब जैसे पहले के समय में हो सकता है कि एक जेनरिक वर्ड व्यापार से और का प्रयोग होता था और वो काफी था, क्योंकि उतना जटिल नहीं हुआ था, उतना डिवाइडेड नहीं हुआ था। लेकिन अब हर एक काम व्यापार के अंतर्गत भी काफी स्पेशलाइज्ड हो रहा है। अब जैसे वणिक के अलावा सेठियों का उल्लेख हमें मिलता है, और सेठी जो समुदाय हैं उनका सरोकार संभवतः मनी मैटर से था, मनी लेंडिंग वगैरह, यानी वो ब्याज पर पैसे मुहैया करवाते थे। वैसे ही सार्थवाहों का वर्णन है, जो कि लंबी दूरी के व्यापार से उनका जुड़ाव होता था। वैसे ही अगर आप संस्थागत तरीके से देखें कि आखिर अगर हम यह कह रहे हैं कि कारीगरी, मशीनरी वगैरह में काफी आप कह सकते हैं कि इसमें विस्तार हो रहा है इस समय, तो कौन सी संस्था है जिससे नए कारीगर बन रहे हैं? तो इसका पुट आपको आज भी देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी दर्जी के पास जाएं, किसी कुम्हार के पास जाएं, तो आप देखेंगे कि एक मुख्य कारीगर होता है। जैसे दर्जी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जिन्हें एक मास्टर साहब कहा जाता है, और उनके अंतर्गत कई अप्रेंटिस होते हैं जो वो काम भी कर रहे हैं, साथ साथ वो अपना हाथ साफ भी कर रहे हैं, अपना हुनर भी बढ़ा रहे हैं। तो अप्रेंटिसशिप उनका होता है, और यही परिपाटी संभवतः इस समय भी थी, क्योंकि इसी प्रकार के उल्लेख हमें समकालीन स्रोतों में दिखते हैं। तो एक मुख्य कारीगर है और उसके अंतर्गत सीख रहे कई और कारीगर हैं, और कालांतर में जो सीख रहे कारीगर उन्होंने वो संभवतः अपनी दुकान वो लगा देते थे या अपना कामकाज वो शुरू कर देते थे। तो इस तरीके से एक परिपाटी अप्रेंटिसशिप की भी बनती जा रही है। श्रेणियां यानी गिल्ड्स अभी भी महत्वपूर्ण थे, और कई श्रेणियों का उल्लेख हमें समकालीन स्रोतों से मिलता है। जैसे बांस के कारीगर, उनकी एक अलग श्रेणी थी, बुनकरों की अलग श्रेणी थी, कुम्हारों की अलग श्रेणी थी। और ये जो श्रेणियां थी, गिल्ड्स थे, जिसका मौर्य काल तक मैंने आपको बताया कि वो पैसे भी यानी सिक्के भी निर्गत कर रहे थे। अब वो सिक्के निर्गत तो संभवतः नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रेणियों के द्वारा ब्याज पर पैसे मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्रेणियां अब अपने पारंपरिक रोल से उठकर, उससे बढ़ चढ़कर अब बैंकिंग का जो रोल है वो भी कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यापारी के पास ज्यादा धन है तो वो किसी श्रेणी के पास जमा कर देता है, और ये श्रेणियां उस जमा राशि को दूसरे जरूरतमंद व्यापारियों को दे रहा है और उनसे ब्याज कमा रहा है, और उस ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा रहा है जिसने पैसे जमा किए। कृषि की अवस्था को देखें तो अनाजों की संख्या, जो खेती से जो अनाज पैदा किए जा रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जाए, ज्यादा वैरायटी। हमें पुरातात्विक उत्खनन में भी, जैसे निवासा महाराष्ट्र में एक जगह है जहां से हमें जले हुए कई अनाज के प्रमाण, सीधे प्रमाण मिलते हैं, गेहूं, जौ, चावल, मिलेट, शोरगम। तो कहीं एक वैरायटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है। भूमि स्वामित्व महत्वपूर्ण मसला है कृषि के दृष्टिकोण से, और ऐसे भी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो संभवतः भूमि स्वामित्व मूलतः व्यक्तिगत तौर पर कृषकों के पास था। मिलिंद पन्हा, जो कि समकालीन टेक्स्ट है, उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि वह व्यक्ति जिसने जमीन को कृषि हेतु साफ किया है और खेती शुरू की है, स्वामित्व उसी के पास जाता है। यानी कि लैंड ओनरशिप का जो पैरामीटर है वो यही है कि घने जंगल वाले इलाके हैं या कोई इलाका जहां खेती नहीं हो रहा है, उसे तैयार कर कर आप उसमें खेती अगर करना आपने शुरू किया, तो इस तरह की परती जमीन काफी उपलब्ध थी इस समय भारत में। और जो भी
उस क्षेत्र में कृषि की शुरुआत करता था, भूमि स्वामित्व उन्हीं के पास चला जाता था। तो मौर्यों के द्वारा संचालित बड़े जो स्टेट फार्म्स थे, जिसमें दास और मजदूर या वेज लेबर काम करते थे, उससे थोड़ा एक भिन्न हमें अवस्था देखने को मिलता है। गांव के राजस्व के अनुदान की परिपाटी की शुरुआत भी सातवाहनों में, यानी कि मौर्योत्तर काल में हो रही है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती दिखती है। यानी अभी तक गांव को तो अनुदान के तौर पर दिया जाता था, दान के तौर पर दिया जाता था, परंतु गांव से जो राजस्व आ रहा है, यानी कि स्टेट सिस्टम आ चुका है, उस पर जो कर वसूली की जा रही है, उस अधिकार का आपने दान कर दिया किसी और व्यक्ति को। लेकिन यह दान अभी तक मौर्योत्तर काल तक केवल ब्राह्मणों या बौद्ध संघों को ही दिया जा रहा है, यानी धार्मिक संस्थाओं को ही दिया जा रहा है, सेक्युलर एजेंसीज को नहीं। कुषाणों के द्वारा भी इस परिपाटी का संवहन होता दिखता है। इलाहाबाद क्षेत्र में ब्राह्मणों को अनुदान देने की बात हमें देखने को मिलती है। छोटे पेशेवर और व्यापारियों के द्वारा भी बौद्ध संघों को भूमि अनुदान दिया जा रहा था, और यह मूलतः एक ज्यादा संपन्न, भौतिक रूप से संपन्न समाज और अर्थव्यवस्था की ओर अंकित करता है। अगले भाग में हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।